गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बीमा विस्तार। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो IRDAI ने बीमा विस्तार जो प्रोजेक्ट है या फिर प्रोडक्ट है उसको 1500 रुपये पर पॉलिसी के हिसाब से रेट किया है। तो बीमा विस्तार एक एम्बिशियस ऑल इन वन प्रोडक्ट है जो कि रूरल एरियाज़ के लिए टारगेट किया जाएगा। तो अगर हम देखें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कंट्री में घट रही है पिछले कुछ कम सालों के कंपैरिजन में। इसीलिए IRDAI ने इस इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए खासकर रूरल एरियाज़ में ये प्रोडक्ट प्रपोज किया था। तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो बीमा ट्रिनिटी जो है IRDA ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है लेट 2022 में, जिसके अंदर बीमा सुगम, बीमा वाहक आता है और एक आता है बीमा विस्तार। तो बीमा सुगम तो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप बहुत सारी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को जाके कंपेयर कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, क्लेम्स भी सेटल कर सकते हो और इवन रिन्यू भी कर सकते हो। बीमा वाहक एक विमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स है जो सभा लेवल पर लोगों को कन्विंस करेंगी कि जो है इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब बीमा विस्तार वो बंडल्ड पॉलिसी है जिसके अंदर एक ही पॉलिसी के अंदर लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ दी जा रही हैं। तो एक सोशल सेफ्टी नेट प्रोडक्ट जो है वो लोगों को देने का प्रोजेक्ट है ये। अब इस बीमा विस्तार के अंदर लाइफ कवर 820 रुपये में, हेल्थ कवर 500 रुपये में, पर्सनल एक्सीडेंट कवर 100 रुपये में और प्रॉपर्टी कवर 80 रुपये में देने का जो है वो डिसाइड किया गया है। तो ये पूरी फैमिली के लिए जो अगर लेगा कोई तो उसको 2420 रुपये पर साल के प्रीमियम पर ये पॉलिसी मिलेगी। और अगर उसके बाद कोई फैमिली मेम्बर ऐड करना है तो 900 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया जाएगा। ठीक है। तो जो सम अश्योर्ड होगा वो लाइफ, पर्सनल एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपए का होगा। हेल्थ कवर जो है उसमें हॉस्पिटल कैश मिलेगा 500 रुपीज़ पर डे फॉर 10 डेज़ और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 5000 रुपये अवेलेबल होगी बिना बिल या डॉक्यूमेंट दिए। ठीक है। तो बीमा विस्तार जो है वो लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए, फैमिलीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए रिस्क और अनसर्टेनिटी से उसके लिए बनाया गया है। लोगों को लोगों को इनकरेज करेगा कि आप इन्वेस्ट करो इंश्योरेंस में अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, और इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ को बेनिफिट देगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बम्बी बकेट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने बम्बी बकेट का इस्तेमाल किया अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर से डील करने में। तो बम्बी बकेट, इसको हम हेलीकॉप्टर बकेट भी कहते हैं, एक स्पेशलाइज्ड एरियल फायर फाइटिंग टूल होता है ये, जिसको 1980 से यूज़ किया जा रहा है। इसको जो है चॉपर से लटकाया जाता है। तो एक समझ लो एक बाल्टी की तरह चॉपर से लटकाया गया है और इसको फिर रिवर से या फिर पॉन्ड से पानी भरा जाता है इसमें, और ऊपर जो है वो फिर ये इसको खींच लेता है हेलीकॉप्टर में। और फिर जब जहाँ पर इसको जो है थ्रो करना है या फिर जहाँ पर फैलाना है पानी को, डिस्चार्ज करना है एरियली, उसके थ्रू जो है उसी बकेट के थ्रू जो है वो पानी जो है वो फेंका जा सकता है। ठीक है। तो ये खासकर जो वाइल्ड फायर्स होती हैं उनसे डील करने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेटवर्क एज अ सर्विस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर कनेक्टिविटी के वर्ल्ड में नेटवर्क एज अ सर्विस एक प्रॉमिसेबल जो है वो टूल समझ बनकर सामने आ रहा है बिजनेसेस के लिए। तो ये क्लाउड सर्विस मॉडल होता है जिसमें कस्टमर्स जो है वो नेटवर्क सर्विसेज को रेंट कर सकते हैं किसी भी क्लाउड वेंडर से, रादर दैन कि वो अपने खुद के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सेटअप करें जिसमें कि कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो कंपनीज़ को ये भी अलाउ किया जाता है कि वो अपने नेटवर्क सेटअप किए करें बिना हार्डवेयर के, क्योंकि क्लाउड बेस्ड है ये। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और अफोर्डेबल ऑप्शन रहता है ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो एग्जिस्टिंग या अदर नेटवर्किंग सिस्टम्स को रिप्लेस भी कर देगा ये कुछ टाइम में, जैसे कि आपको अदरवाइज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लेना पड़ता है, MPLS लेना पड़ता है। उसकी बजाय अगर आप ये नेटवर्क एज अ सर्विस लोगे तो आपको ज़्यादा टूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है। तो अपने नेटवर्किंग सिस्टम को, अपने प्रोवाइडर को आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि कोई ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है आपके नेटवर्क को सेफ रखने के लिए, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं ये मैनेज सर्विसेज, जिसमें कि हार्डवेयर भी दिया जाता है सब्सक्रिप्शन बेसिस पर, जैसे सर्वर की अगर किसी को ज़रूरत है तो। फिर रेंटेड हार्डवेयर, मतलब जिसमें कि आप जो प्रोवाइडर है वो नेटवर्किंग हार्डवेयर को ओन कर रहा है लेकिन कस्टमर उससे रेंट पे ले सकता है वो। ठीक है। और फुल नास में क्या होता है, जो प्रोवाइडर है वो सब कुछ हैंडल करता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर तक को भी हैंडल करता है, और उसमें उसकी इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन भी जो है वो हैंडल करता है प्रोवाइडर। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली एक मास्टर डायरेक्शन इशू किया है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो कि बैड डेट्स ऑफ अ बैंक को परचेज करेंगी और म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पे, और उसको फिर बाद में रिकवर करती हैं डेट को और एसोसिएटेड सिक्योरिटीज़ को खुद से। ठीक है, मतलब समझ लो 100 रुपये का एक बैंक का बैड लोन था, तो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जाकर उसको कहेगी कि मैं आपको 70 रुपये या 80 रुपये देने को तैयार हूँ, ये लोन आप मुझे दे दो, आपसे तो रिकवर नहीं हो रहा है, मैं अपने आप रिकवर कर लूँगी इसको। ठीक है, फिर बाद में जाके उस पर्टिकुलर पर्सन से जो लोन नहीं पे कर रहा है उससे चाहे वो जाकर 100 रुपये रिकवर करें, चाहे वो 120 रुपये रिकवर करें पेनल्टीज़ लगाकर, जो भी वो एक्स्ट्रा रिकवर करेंगे वो उनके प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको सरफाइसी एक्ट के अंदर जो है वो रेगुलेट किया जाता है इन कंपनीज़ को। तो ये एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स का रोल निभाती हैं। तो ये बैंक के बैड डेट को टेक ओवर कर लेती हैं और फिर उसके बाद जो है रिकवरी का काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्वालिफाइड बायर जो होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, इवन बैंक्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन में क्या फ़र्क होता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन तो एक्विजिशन की जा रही है किसी भी राइट या इंटरेस्ट ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उनके लोन्स, एडवांसेस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गारंटीज के केसेस में। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप सिक्योरिटी रिसीट्स दे रहे हो क्वालिफाइड बायर्स या फिर अदर लोग मींस के थ्रू, और ये सिक्योरिटी रिसीट्स जो हैं अनडिवाइडेड इंटरेस्ट देती है फाइनेंशियल असेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेफेड्रॉन। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीबी ने एक नेटवर्क बस्ट किया है, क्लैंडस्टाइन नेटवर्क चल रहा था मेफेड्रोन मैन्युफैक्चरिंग लेबॉर्ट्रीज का गुजरात में। तो ये एक मेफेड्रॉन एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग होता है, इसको म्याऊ म्याऊ या फिर बबल भी कहते हैं अदर नेम्स में। इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट भी है ये, और इसके कई तरह के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर। अदरवाइज़ इसको जो है लोग किस लिए कंज्यूम करते हैं? क्योंकि इससे अलर्टनेस बढ़ती है, यूफोरिया फील होता है, अच्छा लगता है, सोशेबिलिटी एनहांस होती है इंसानों की। ठीक है, लेकिन ये जो हैं ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कॉस्ट पर आते हैं। एंग्जाइटी, पैरानोया, नोजिया, इंसोम्निया, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़, हेल्यूसिनेशंस, ये सब जो है चीज़ें अगर आप स्लोली इसको कंज्यूम करते रहोगे लंबे टाइम तक, ये आपको देखने को मिलेंगी अपने अंदर। इसलिए इसको इंडिया में बैन किया हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस जो है वो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक्सटेंड कर दिया है। ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम जो है ये इसमें एईओ स्टेटस जो है वो बिज़नेस एंटिटी को दी जाता है, खासकर वो जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स में जो है इन्वॉल्व है, ताकि वो नेशनल कस्टम्स लॉ के साथ कंप्लाई करें। ठीक है, तो ये नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है के बिहाफ पर ये एईओ स्टेटस दिया जाता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस में। तो एईओ जो है वो क्लोज़र पार्टनरशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है कस्टम्स डिपार्टमेंट में और उस पर्टिकुलर ट्रेड इंडस्ट्री में। तो ये प्रोग्राम जो है सीबीआईसी ने वॉलंटरी फॉर्म में 2011 में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो एईओ स्टेटस जिनको मिला है उनको सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर्स, फास्टर कस्टम क्लियरेंसेस दी जा सके, और एईओ स्टेटस मिलने के बाद वो पर्टिकुलर एंटिटी जो है वो सीबीआईसी के लिए या गवर्नमेंट के लिए एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर बन जाती है। ठीक है, तो उनको जो है कम कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे उनको डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी मिल जाती है, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटिटीज़ को स्पेशल फोकस ज़्यादा रहता है, उनकी कोई ड्रॉबैक अमाउंट है उसको ईजी या फास्ट डिस्पर्सल हो जाता है, उनके रिफंड्स भी जल्दी हो जाते हैं, और पेपरलेस डिक्लेरेशन भी करने की उनको ज़रूरत होती है, उनको कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग नहीं देने पड़ते। तो बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अगर एईओ स्टेटस मिल जाता है किसी को। तो बिज़नेस एंटिटीज़ खासकर जिनकी इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उनके लिए ये एईओ स्टेटस बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने कहा है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जिनकी मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ तक पहुंच चुकी है वो यूनिवर्सल बैंक्स अब बन सकते हैं अपना एप्लीकेशन लगाकर। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं और प्रोडक्ट्स देते हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स को, अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को। इनको शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस मिला था, इनको शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस मिलता है सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर।
फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए इनको बनाया गया था। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल या प्रोफेशनल्स जिनका कम से कम 10 साल का बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज़ या सोसाइटीज़ प्राइवेट सेक्टर में जो कि ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय सच रेजिडेंट्स हैं, जिनका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5 साल तक सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करने का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो NBFCs, MFIs, लोकल एरिया बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में, वो सब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 5 साल तक अपना सक्सेसफुल बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो नॉर्म्स क्या होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कि उनको मिनिमम CRAR 15% तक रखनी पड़ती है और अपने 75% तक की जो उनकी क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ता है और 25% जो है उनकी टोटल ब्रांचेस जो है वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपीज़ रखी गई है। शुरुआत में 100 करोड़ होती थी बट इसको रिसेंटली 200 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया, मतलब 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हरित कर्म सेना। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वेस्ट मैनेजमेंट केरला में एक मॉडल बनकर आ रहा है बाकी स्टेट्स के लिए। हरित कर्म सेना जो है एक एक्सेप्शनल काम कर रहा है। हरित कर्म सेना है क्या? एक प्रोफेशनल टीम है ग्रीन टेक्नीशियंस या ग्रीन सुपरवाइजर्स की, जिनको हम कदम्बश्री वुमेन भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ मिलकर। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने हरित केरलम मिशन के जो है कंटेक्स्ट में इसको लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को। तो हरित केरलम मिशन बेसिकली केरला को क्लीन और ग्रीन स्टेट बनाने का एक मिशन है। तो 35,000 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं इसमें टायरलेस एफर्ट कर चुके हैं लोगों की अप्रोच हाउस होल्ड वेस्ट को चेंज करने के लिए। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच वेस्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये दे रहा है और इसको ऑफ कोर्स इंडिया में और भी जगहों पर रेप्लिकेट करना चाहिए इस मॉडल को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रेयर सुपर सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर इवेंट देखने को मिली है। 4 साइमल्टेनियस इरप्शंस देखने को मिले हैं रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा। तो सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं? इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन जो कि मैग्नेटिक एनर्जी से आ रहा है सन स्पॉट्स की। तो ये कुछ मिनट्स में भी के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है और ये विजिबल होता है वाइट लाइट में भी। और इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की अगर बहुत ज़्यादा हो तो उससे हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं और हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनके ऊपर भी जो है रिस्क बढ़ जाता है उनके लिए भी। तो सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर क्या है? जब सन स्पॉट्स या फिलामेंट्स इनविजिबली लिंक हो जाते हैं मैसिव मैग्नेटिक फील्ड लूप्स के साथ जो कि इवन सोलर सरफेस से बाहर आ जाते हैं, तो उनको हम सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर कहते हैं। एक फ्लेयर ख़त्म होएगा तो दूसरा आ जाएगा रैपिड सक्सेशन में, मतलब लगातार चलते रहते हैं। तो सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर जनरली 2 लिंक्ड फ्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं और ये खासकर जब सोलर मैक्सिमम का टाइम होता है, सोलर साइकिल जो 11 साल की होती है उसमें जो सोलर मैक्सिमम का टाइम होता है तब सबसे ज़्यादा ये ऑब्जर्व किया जाता है फिनोमेना। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Bima Vistar. This topic is important for your governance section and also your economy section. So IRDAI has proposed to price Bima Vistar at 1,500 rupees per policy. Bima Vistar is an ambitious all-in-one affordable mass product which is aimed at the rural areas of the country. So insurance penetration in India, we all know that it has been declining since the past few years. So India's overall insurance penetration was down at 4% from the level of 4.2% last year. So if we compare it with global level, then it is 6.8%. Okay, so insurance density has increased, which is a key measure of insurance sector's development. So what is Bima Vistar? To understand that, we have to understand Bima Trinity, which was the initiative launched by IRDAI in late 2022, which involves Bima Sugam, Bima Vistar and Bima Vahak. So Bima Sugam is an online marketplace which allows customers to compare and purchase policies, settle claims and renew policies. Bima Vahak is a women-centric workforce which is operating at the Gram Sabha level to educate and convince women about the benefits of comprehensive insurance, particularly Bima Vistar. Bima Vistar will be the bundled policy which covers life, health, property and accidents. It provides defined benefits for each risk category so as to ensure quick claim payouts without surveyors. So it will be a social safety net product
Okay, so it will be providing life cover with a premium of 820 rupees, health cover at 500 rupees, personal accident cover at 100 rupees, and property cover at 80 rupees. So if taken for the entire family on a floater basis, this policy will cost just 2420 rupees, and with an additional 900 rupees charged for the rest of the family members. So the sum assured for life, personal accident, and property covers is 2 lakh rupees each, and health cover, known as the hospital cash or hospital cash, will be offered at a sum assured of 500 rupees for 10 days, with a maximum amount of 5,000 available without producing any bills or documents. So Bima Vistar policy will be important in safeguarding individuals and families against the various risks and uncertainties. It will encourage more people to invest in insurance, and it will benefit many individuals and families. So the next topic is Bambi bucket. This topic is important for your social issues. So an Indian Air Force Mi-17V5 helicopter was deployed to extinguish the raging forest fires in Nainital, and the helicopter used a Bambi bucket. So what is Bambi bucket? It is also known as helicopter bucket, or it is a specialized aerial firefighting tool which has been in use since 1980s. So it is suspended by a cable under a chopper, which can then be filled in by lowering it into a river or pond before being flown above a fire or area. Then it can be discharged aerially using that suspended cable. So it is essentially a lightweight collapsible container, and it can be quickly and easily filled. It can be stored within the helicopter until development, and it discharges a solid column of water. It is very helpful in fighting wildfires also. Okay. So the next topic is network as a service. This topic is important for your science and tech section. So in a world of hyperconnectivity, network as a service promises to deliver a better day-to-day user experience. So network as a service is a cloud service model in which customers rent networking services from a cloud vendor instead of setting up their own networks infrastructure. So network as a service functions using software, essentially allowing companies to set up their own networks entirely without any hardware. So basically, it's a flexible, scalable, and affordable option for organizations because it enables them to allocate network resources as needed. It can virtually replace other network systems which organizations employ, like the VPN or MPLS. So with NAS, you can also shift your network system to your provider, who can also give you security services to keep your network environment safe. So there are different range of options available for customers, like the managed services, in which the customer pays to use hardware on a subscription basis. Then there is rented hardware, in which the provider owns networking hardware and allows the customers to rent it from them. Then there is full NAS, in which the provider handles everything in relation to the networking hardware, including installation and operation of it. Okay. So the next topic is asset reconstruction companies. This topic is important for your economy section. So RBI has recently released a master direction for asset reconstruction companies. And what are these companies? They are specialized financial institutions which purchases the bad debts of a bank at a mutually agreed value, and then it starts to recover those debts or associated securities by itself. So these are registered under the RBI, and they are regulated under the SARFAESI Act of 2002. They function under the supervision and control of RBI also. As per the RBI, ARC performs the functions, namely the acquisition of financial assets, change or takeover of management, or sale or lease of business of the borrower, rescheduling of debts, enforcement of security interest, and settlement of dues which are payable by the borrower. So they take over a portion of the bank's debts which qualify as non-performing assets. So the required funds to purchase such debts can be raised from qualified buyers. The qualified buyers include financial institutions, insurance companies, banks, state financial corporations, state industrial development corporations, trustees, or other ARCs which are registered under SARFAESI. Okay, so the qualified buyers are the only persons from whom the ARC can raise funds. So
what is the difference between asset reconstruction versus securitization? So asset reconstruction refers to the acquisition of any right or interest of a bank or financial institution in loans, advances, debentures, bonds, guarantees, or any other credit facility which is extended by banks for the purpose of recovering the funds. But securitization means the acquisition of financial assets through issuance of security receipts to qualified buyers or other means. So these security receipts would represent an undivided interest in the financial assets. Okay. So the next topic is mephedron. This topic is important for your environment section or also your social issues. So NCB has busted a network of secret mephedron manufacturing laboratories in Gujarat. So mephedron is a synthetic stimulant drug, and it is also known as white magic, drone, MCAT, meow meow, or bubble. So it is an environmental contaminant also. It has been linked to a range of adverse effects on both physical and mental health. Users have commonly reported increased alertness, euphoria, and enhanced sociability, but these positive effects come at a cost. So for example, anxiety, paranoia, nausea, insomnia are among the side effects which are experienced by individuals under the influence of this synthetic stimulant. Prolonged use has also been associated with more severe consequences, including cardiovascular issues, hallucinations, and even instances of aggressive behavior. So it is banned in India under the Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances Act of 1985. Okay. So the next topic is authorized economic operator program. This topic is important for your economy section. So central government has extended authorized economic operator status to the gem and jewelry sector. So authorized economic operator program is meant for a AEO is meant for a business entity who is involved in the international movement of goods and requiring them compliance with provisions of the national customs law. It is approved by or on behalf of the national administration in compliance with the World Customs Organization. So AEO helps to build a closer partnership between the customs department and the trade industry. So the CBISC introduced it as a voluntary program in 2011, and it provides benefits in the form of simplified customs procedures and faster custom clearances to those business entities which offer a high degree of security guarantees regarding their role in the supply chain. So with an AEO status, the entity can be considered a reliable trading partner and a secure trader. So this approach enables customs resources to focus on those who are less compliant and the risky businesses. So several benefits are accorded to them, like direct port delivery. Even the MSMEs are given special focus, easy and fast dispersal of drawback amount, easy and fast dispersal of uh, refunds and adjudications, paperless declaration, recognition by partner government agencies and other stakeholders also. So business entities who are involved in international supply chain can apply for this status after certain formalities. Okay, so the next topic is small finance banks. This topic is important for your economy section. So RBI has said that small finance banks should have a minimum net worth of 1000 crore rupees to become universal banks. And what are these small finance banks? So they provide financial services and products to low income individuals and underserved communities. They are granted the scheduled bank status after being operational, and they are deemed suitable under section 42 of the RBI Act. They are meant to provide financial inclusion, and they are meant to provide financial products like small loans, savings, insurance, and other basic banking services. So resident individuals or professionals, uh, singly or jointly, each having at least 10 years of experience in banking and finance, are eligible for SFB application. Companies and societies in the private sector who are owned and controlled by residents and having successful track record of running their business for at least a period of 5 years is also eligible for this. NBFCs, MFIs, local area banks in the private sector and controlled by residents with a track record of running their business for at least 5 years successfully can also opt for conversion into small finance banks. So there are norms to be followed, like they have to maintain a minimum CRAR, that is the capital to risk weighted asset ratio of 15%. They have to extend 75% of their credit to priority sector lending. They're required to open 25% of their total branches in unbanked rural areas, and the minimum paid up voting equity capital for these banks shall be 200 crore rupees.
So the next topic is Harit Karma Sena. This topic is important for your environment section. So waste management in Kerala is a model for other states, and the functioning of Harit Karma Sena is exceptional. So what is Harit Karma Sena? It's a professional team which consists of green technicians and green supervisors, mainly Kadambashri women. They are assigned with the responsibility of collection, transportation, processing, recycling, disposal, or management of waste materials in association with local self-governments. This scheme was launched in 2013 by Government of Kerala as part of the Harit Kerala mission, which is meant for making Kerala a clean and green state. So 35,000 plus members of HKS have been involved in a tireless effort to change people's approach to household waste handling. Okay. So the next topic is sympathetic solar flare. This topic is important for your science and tech section. So a rare super sympathetic solar flare, which featured 4 simultaneous eruptions, was recently observed by astronomers. So what are these solar flares? So they are intense bursts of radiation coming from the release of magnetic energy associated with sunspots. They can last from minutes to hours. They are all visible in white light, but they are more often noticed through bright X-ray and ultraviolet emissions. These intense radiation emitted during a solar flare can affect satellite communications, disrupt radio signals, and even pose a risk to astronauts in space. So what is then the sympathetic solar flare? So when sunspots or filaments, when they are linked by massive magnetic field loops which arc above the solar surface, and when one flare detonates, the other follows in rapid succession. So this is called sympathetic solar flare. Sympathetic solar flares typically involve just 2 linked flares, and its intensity can range from minor outbursts to X-class flares, and they are the most powerful class of solar flares. They are more likely to happen during or around the solar maximum, which is the most active phase of the sun's approximately 11-year solar cycle. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.